हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 30। ये चैप्टर नंबर 30 जो है सोशोलॉजी का है, जिसमें आज हम करेंगे परिवार। परिवार कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हों, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। अगर उनके पास सोशोलॉजी है और वो उनका जो सिलेबस में परिवार है, तो उनके लिए ये चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये बीए वाले बच्चों के लिए भी जो 5th सेमेस्टर में है, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनका भी है अर्बन फैमिली, अर्बन सोसाइटी ऑफ फैमिली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कई क्लास के बच्चों के लिए है और इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे परिवार के विषय में और विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, परिवार के प्रकार। कहते हैं परिवार के प्रकार क्या है। परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार के प्रकार के वर्गीकरण में विभिन्न कारकों में ध्यान रखा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कारकों के आधार पर परिवार का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी पहला यही बताता है कि आवास नवविवाहित पति और पत्नी के निवास स्थानों को लेकर परिवार के 3 प्रकार जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। एक होता है पितृस्थानिक परिवार, और एक होता है मातृस्थानिक परिवार, और तीसरा जो होता है नवस्थानिक परिवार। आप इससे समझ सकते हो कि पितृस्थानिक परिवार मतलब कि जो पिता के घर में जाके रहते हैं। मातृ स्थानीय परिवार यानी जहाँ माता के घर में रहते हैं। और नव स्थानीय परिवार का अर्थ होता है जहाँ पर हम न माता के घर में रहते हैं न पिता के घर में रहते हैं, हम नवे स्थानीय परिवार में रहते हैं, यानी नया कहीं जगह पे जाके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसको तीसरे रूप के रूप में दर्शाया गया है। यदि इसी बात को हम विस्तार पूर्वक ले तो इसमें पितृस्थानीय परिवार में जब नवविवाहित पत्नी अपने पिता के घर को छोड़कर पति के माता पिता के घर चला जाता है, तो ऐसे परिवार को हम पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, भारत के अधिकांश परिवार इसी प्रकार में आते हैं, यानी सभी जगह देखा जाए भारत में तो इसी चीज़ को प्रायोरिटी दिया जाता है, जहाँ पर जो है औरतें जो होती है अपने माता पिता के घर छोड़ के अपने पति के घर चली जाती है और वहाँ ही अपना जीवन यापन करती है। इसे हम पितृस्थानीय परिवार के रूप में जान सकते हैं। दूसरा जो होता है मातृस्थानीय परिवार, यानी जब विवाहित जोड़ा पत्नी के माता के घर पर निवास करता है, तो इसे हम मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। क्योंकि बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, ऐसा बहुत कम देखने को ही मिला है। इस प्रकार के परिवार तब बनते हैं जब अपनी माता के मकान को छोड़कर विवाह के बाद पति के यहाँ नहीं जाती है और दूसरी और पति अपने पत्नी के माता पिता के यहाँ ही चला जाता है। और इस प्रकार परिवार में पति अपने पिता के घर को छोड़ देता है। और ये पूर्व जो है उत्तर पूर्व की जनजातियों में, जैसे कि गारो खासों में ऐसी मातृवंशी परिवार देखने को मिला है। यानी यहाँ पर देखोगे उत्तर पूर्व की क्षेत्र में जहाँ जनजाति निवास करती है, गारो और खासों में, तो इसमें मातृस्थानिक परिवार को ही प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके पश्चात है नवस्थानिक परिवार। कहते हैं जब कोई नवविवाहित दंपति किसी नए घर में बनता है जो माता और पिता से पृथक परिवार बनाते हैं, तब ऐसे परिवार को नवस्थानीय परिवार कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता में युवा जोड़े नवस्थानीय परिवार को रहना ही पसंद करते हैं, जो आज के समय का विडंबना बन गया है। इसका अर्थ यह है कि वह एक नए घर में रहना चाहते हैं जो माता और पिता के निवास से भिन्न हो, यानी जहां माता पिता भी न हो वैसे जगह पर रहना वो पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में विवाहित जोड़ा मामा के पास या मामा के परिवार में रहना पसंद करता है, और इस तरह के परिवार को जो है मातृस्थानीय कहते हैं। उसके पश्चात दूसरा जो है प्राधिकार।
देखिए प्राधिकार में दो तरह के आते हैं, यानी प्राधिकार दृष्टि से परिवार के दो प्रकार होते हैं। एक पितृ सत्तात्मक परिवार और दूसरा जो होता है मातृ सत्तात्मक परिवार। यानी अगर देखा जाए पितृ सत्तात्मक परिवार का मतलब यही होता है कि ऐसे परिवार जिसमें पिता औपचारिक मुखिया होता है, यानी पिता को ही यहाँ पर मुखिया का दर्जा दिया जाता है, और परिवार में प्रशासनिक शक्ति पिता के पास ही होता है, यानी सारा जो है घर का देखभाल पिता के द्वारा ही किया जाता है और पिता की ये आज्ञा ही बच्चों को मानना पड़ता है। उसे पितृस्नात्मक परिवार कहा जाता है और इस प्रकार के परिवार में प्राधिकार केवल पिता के पास ही होता है और वही परिवार का सब कुछ होता है। स्त्री और बच्चे को परिवार के पुरुषों को निर्णय और आदर्शों को मानना पड़ता है, यानी जो पिता बोलता है उसी को सभी को यहाँ पर मान्यता देना भी पड़ता है। परंपरागत भारतीय और चीनी परिवार जो है पितृ सत्तात्मक परिवार के उदाहरण है। अधिकांश जो है पितृ सत्तात्मक परिवार स्थानिक और पितृ परिवार की परंपरा होते हैं, यानी दोनों आपस में मिलजुल के यहाँ रहने की कोशिश करते हैं। यदि बात यहाँ पर हम करें मातृ सत्तात्मक परिवार यानी माता का परिवार, यानी माता का यहाँ सत्ता हो और माता ही मुखिया हो, वह परिवार जिसमें माँ का स्थान केंद्रीय होता है, यानी माँ ही जो मुखिया होती है और उसके प्राधिकार सबसे ऊपर होता है, यानी जो है माता की ही बात माना जाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार में प्रायः घर में माँ की शक्ति महत्वपूर्ण होती है और मातृ सत्ता परिवार केरल के नायर और असम के खासी तथा गोरो वंशों में पाए जाते हैं। अधिकांश मातृ सत्तात्मक परिवार जो है मातृवंशीय और जो है मातृ स्थानीय होते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि बात यहाँ पर हम करें आकार के रूप में, परिवार के हम देखें आकार के रूप में, तो आकार के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है। एक परिवार जो होता है एका परिवार और दूसरा जो होता है संयुक्त विस्तृत परिवार, यानी जिसके विषय में हम कई बार बात भी किए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे समझ आता है एकाकी परिवार, यानी इस परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे ही होते हैं, यानी बहुत छोटा परिवार। ऐसे परिवार का आकार छोटा होता है और शहरी क्षेत्र में एकाकी परिवार अधिक पसंद किए जाते हैं। शहर में परिवार का आकार छोटा इसलिए पाया जाता है कि यहाँ निवास के लिए स्थान में कमी होती है और इसी तरह शहरों में आर्थिक समस्याएं भी होती है और लोगों की विचारधारा एक होती है। ऐसे ही कई अन्य कारक होते हैं। एक परिवार में सदस्य एक दूसरे के निकट से जानते हैं और वह परिवार जो है दंपत्तिक मूलक भी होते हैं, यानी ये जो देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में अधिक है, लेकिन देखा जाए तो इसका प्रभाव आज गाँव के क्षेत्र में भी देखने को मिला है, जहाँ पर विवाह होने के बाद जो है पति पत्नी अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपना अलग ही घर बसाने की कोशिश करते हैं, वो माता पिता से दूर हो जाते हैं। तो उसे एक परिवार कहते हैं जिसमें पति पत्नी और उसके जो है अविवाहित बच्चे होते हैं, तो इसे हम एक परिवार का नाम दिया जाता है। उसके पश्चात आता है संयुक्त विस्तृत परिवार। देखिए ये परिवार रक्त और वैवाहिक संबंधियों होते हैं। इसमें एक से अधिक पीढ़ियां होती है, यानी इसमें 3 पीढ़ियां निवास करती है, दादा दादी हो गया, माता पिता हो गया और बच्चे हो गए, यानी 3 पीढ़ियां जो होती है इसमें सदैव निवास करती ही करती है। संयुक्त परिवार के सदस्य एक दूसरे को आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता भी देते हैं, यानी इस परिवार में बहुत अच्छा परिवार माना गया है और इसको ही प्रायोरिटी देने की जो है हर एक व्यक्ति को जो है अग्रसर होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सदस्य एक दूसरे को आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता मिल जाती है, या किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उसका सलूशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इस परिवार के लोग सामान्य तथा संयुक्त परिवार के मापदंडों को अपनाते हैं और ये प्राय एक छत के नीचे रहते हैं और सम्मिलित प्राधिकार उन्हें एक सूत्र में बांध देता है, यानी प्राधिकार जो होते हैं एक के पास होता है जो बुजुर्ग होते हैं और वही इस परिवार को नियंत्रण भी करते हैं और इस नियंत्रण में सभी व्यक्तियों को जो है बात मानने का भी पड़ता है। यदि बात करें हम विस्तृत परिवार का, तो यह एक परिवार का विस्तृत रूप है। यह विस्तृत निकट के रिश्तेदारों को जो है जोड़ देने से बनता है। यह जोड़ समावर्ती नजरदारी से मिल जाने से ही होता है और इस नजरदारी में एक से अधिक जोड़े होते हैं और ये रक्त संबंधी ही होते हैं एक दूसरे से। अगला जो है बहुविवाह परिवार, यानी जहां एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नी या पति से विवाह करता है उसे बहुविवाह परिवार कहा जाता है। तो ये तो साधारण तौर पे बहुत ही कम देखने को मिला है। किसी प्राथमिक परिवार का 3 या उससे अधिक पीढ़ियों में फैल जाना बहुविवाह परिवार का जो है दृष्टांत होता है। हमारा अगला टॉपिक जो है भारत में संयुक्त परिवार क्या है। देखिए अर्थ, सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे कि भारत में संयुक्त परिवार का क्या दशा है। कहते हैं प्राचीन काल से ही भारत में परंपरागत परिवार की संरचना को संयुक्त परिवार समझा जाता था, यानी पहले देखा जाए पुराने समय में
तो संयुक्त परिवार को ही काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती थी और संयुक्त परिवार ही होती थी, क्योंकि ये गांव में निवास करते थे, गांव में कई पीढ़ी जो थी साथ में रहती थी। लेकिन आज ये संरचना बदलती चली जा रही है। भारत में संयुक्त परिवार को जो है परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यह लोगों का वह समूह है जिसमें 3 या अधिक पीढ़ी एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो इसको संयुक्त परिवार का नाम दिया गया है। एक ही चूल्हे के पका खाना खाते हैं और सामान्य गतिविधियों में भाग भी लेते हैं। ये लोग नातेदारी व्यवस्था के आधार पर संपत्ति में सामान्य अधिकार भी रखते हैं, तो इसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार जो है बहुत अच्छी होती है, विस्तृत होती है और इसमें कई प्रकार जो है सुरक्षा भी महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि संयुक्त परिवार में सामान्य निवास और चूल्हे का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्रियों का विचार है कि किसी भी परिवार को संयुक्त होने में 3 दशाओं का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली दशा तो यही होती है कि पीढ़ी की गहराई कैसी हो, अधिकार है और दायित्व और संपत्ति। देखिए, इन कारणों से भी जो है हम संयुक्त परिवार के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। कहते हैं 2 या अधिक परिवारों में नातेदारी संबंध होता है। ऐसे परिवार अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो है संवेगात्मक आधार, संयुक्त संपत्ति और एक ही प्राधिकार पर चलने वाले परिवार जो है प्राथमिक परिवार कहे जा सकते हैं। संक्षेप में भारत में संयुक्त परिवार के कुछ लक्षण हैं। तो पहला लक्षण तो यही देखने को मिला है कि यह एक जो है अधिकारवादी संरचना है। यानी देखा जाए तो इसका पहली बात तो यही आता है कि एक जो है एकाधिकारवाद संरचना है। संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया परिवार और उसके सदस्य से जुड़े हुए मामलों में निर्णय लेता है और इस मुखिया द्वारा लिया गया निर्णय सभी के लिए अंतिम होता है। तो इसे संयुक्त परिवार का रूप दिया गया है। ये लक्षण होता है संयुक्त परिवार का। यह एक जो है परिवारवादी संगठन होता है। इसका अर्थ यह है कि संयुक्त परिवार के फैसले व्यक्तियों के हक की अपेक्षा परिवार के हक में होता है। यानी व्यक्तियों के हक में नहीं होता है, पूरे परिवार के हक में होता है, जिससे हर एक व्यक्ति को जो है उससे कोई तरह का नुकसान न हो, सभी व्यक्तियों को जो है इसके फायदे हो। इस संगठन में व्यक्तियों को अपनी जो है व्यक्तिगत इच्छाएं यानी पसंदगियों और नापसंदगी का जो है बलिदान करना होता है और यह बलिदान परिवार के मानदंडों, नियमों और परंपराओं के हक में होता है। यानी इसमें जो है कई बार जो होता है अपनी पसंदगी और नापसंदगी का जो है बलिदान भी देना पड़ता है, तभी ये संयुक्त परिवार कहलाता है। कहते हैं अगर परिवार में व्यक्ति का दर्जा उसकी उम्र और संबंधों पर निर्भर होता है। यानी कहते हैं परिवार में व्यक्ति को दर्जा जो मिलेगा वो उम्र और उसके संबंध पे मिलता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होता है और कम उसे उम्र वाले की प्रतिष्ठा थोड़ी होती है। यानी ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जो छोटा होगा उसकी प्रतिष्ठा सदैव ही कम ही होगा, लेकिन जो बुजुर्ग होगा, जो बड़ा होगा, उसको सभी को बात मानना पड़ेगा, वो उसका जो है काफ़ी उच्च दर्जा भी प्राप्त होगा समाज में। इसी तरह एक व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा, उसके विवाह और रक्त संबंधी स्थिति से जो है आदरणीय होते हैं। ये रिश्तेदारी के कारण ही है। कहते हैं पति, चाचा, चाची और ससुराल के सदस्य का आदर उनके रिश्तेदार में ऊंचा स्थान होने के कारण ही होता है। एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, योग्यता और उसे अर्जित योग्यताओं से नहीं गिनी जा सकती। तो ये परिवार का जो है लक्षण के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं अगर लक्षण की बात करें तो अगला लक्षण यही है कि वैवाहिक संबंधों की अपेक्षा रक्त संबंधों को वरीयता दी जाती है। यानी वैवाहिक संबंधों की अपेक्षा जो है रक्त संबंध को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। इसका अर्थ यही हुआ कि पति पत्नी के संबंध पिता पुत्र या भाई बहन के संबंध से गौण होते हैं। यानी ये बात बहुत उचित भी है। कहते हैं विवाह तो लोग कई कर लेते हैं, लेकिन भाई बहन वो नहीं ला सकते, माता पिता नहीं बना सकते। इसलिए जो है विवाह संबंधों की अपेक्षा जो है रक्त संबंधों को अधिक वरीयता दी जाती है। यानी रक्त संबंध जो होता है सबसे ऊपर होता है। कहते हैं विवाहित तो होता ही रहता है व्यक्ति, एक नहीं कई विवाह के लिए जो है अग्रसर भी होता है, लेकिन जो है अपना भाई बहन सधोहर कहते हैं माता पिता वो प्राप्त आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए जो है विवाह संबंधों की अपेक्षा जो है रक्त संबंधों को अधिक महत्व दी जाती है। कहते हैं परिवार संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है। यानी ये लक्षण है कि परिवार संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है। संयुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार के अन्य सदस्यों की समस्याओं में भागीदारी करता है और जिस तरह से भी हो उसकी मदद भी करता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि परिवार संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर सारे कार्य जो है संपन्न करता है। यानी यहाँ पर व्यक्तियों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है।
अगर अगली पॉइंट की बात करें जो कि लक्षण के रूप में है, संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों पर जो है सामान्य ध्यान दिया जाता है, परिवार की आय को एकत्र कर लिया जाता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता भी की जाती है। ऊपर हमने संयुक्त परिवार के जो लक्षण बताए हैं वास्तव में एक आदर्श तस्वीर जो है प्रस्तुत करता है। कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो संयुक्त परिवार अपने प्रकारों को उनके आदर्श स्वरूपों से नीचे ही करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज परिवार के आदर्श लक्षण आंशिक रूप से कम होते चले जा रहे हैं, यानी संयुक्त परिवार जो है बिल्कुल खत्म सा होता चला जा रहा है। ऐसे परिवार जो कृषि और व्यवसाय करते थे उनके लिए संयुक्त परिवार उपयोगी होता था। कृषि और व्यवसाय ऐसी गतिविधियां थी जिनमें संयुक्त परिवार भूमि धन की आवश्यकता होती थी,